जो हमारे राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनको कोर्ट के सामने हमें प्रूव करना पड़ता है, और उसके लिए हम फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट की जो एविडेंस है वो कोर्ट में लीड करते हैं। अब दो प्रकार की एविडेंस होती है, एक होती है ऑकुलर एविडेंस और एक होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑकुलर एविडेंस उसे कहते हैं जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जैसे आँखें हैं, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, इसके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन हमारा मस्तिष्क ज्ञान करता है, प्राप्त करता है, ज्ञात करता है, उसे हम ऑकुलर एविडेंस कहते हैं, यानी वो ओरल एविडेंस कहलाती है। और एक होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे रजिस्ट्री है, डीड है, गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, हाँ, विल है, इन सबको हम कोर्ट में प्रस्तुत करके, या एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उनको हम कोर्ट में प्रस्तुत करके डॉक्यूमेंट को और एग्जिबिट करते हैं, साबित करते हैं कि ये हमारे उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, या हमारे पिताजी ने या किसी ने हमारे नाम ये रजिस्ट्री की थी, सेल डीड की थी। वो उसके माध्यम से हम कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, क्योंकि हमने इसको सेल डीड के माध्यम से खरीदा है फला आदमी से। उस आदमी के बच्चों को ये नहीं है मिलेगी, क्योंकि उन बच्चों के पिताजी जो हैं इस ज़मीन को, इस प्रॉपर्टी को या इस प्लॉट को हमारे नाम रजिस्ट्री कर गए हैं और हमने पैसे देकर इसको खरीदा है। यह फला हमारे पूर्वज ने हमारे नाम वसीयत की है, विल की है, और वो हम अपने बच्चों के बजाय हमने उनकी सेवा की थी, इसलिए वो हमको विल के द्वारा दे गए हैं। या हमारे दादा हैं, नानी हैं, दादी हैं, नाना हैं या मामा हैं, वो हमको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर गए हैं, तो गिफ्ट डीड के माध्यम से हम इसको प्रूव करते हैं। जो स्वाभाविक रूप से उनके उत्तराधिकारी हैं वो इन कारणों से वंचित हो जाते हैं, विल के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा, सेल डीड के द्वारा वंचित हो जाते हैं। उनको नहीं मिलेगी वो प्रॉपर्टी, क्योंकि वो हमारे नाम हो गई है, हमें वो दे गए हैं तो हमें मिलेगी। इसको साबित करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दाखिल करनी पड़ेगी। जबानी काम नहीं चलेगा, जुबानी काम नहीं चलेगा कि ओरल एविडेंस दे दें कि इसको फला आदमी के सामने उन्होंने हमें दिया था, गिफ्ट किया था, हाँ, या फला आदमी के सामने उन्होंने विल की थी, हमारे नाम वसीयत किया था, ये नहीं चलेगा। उसके लिए हमें वो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कोर्ट को। उसी तरह से जब कोई घटना होती है, मारपीट की होती है, डकैती की होती है, मर्डर की होती है ना, बलात्कार की होती है, तो उसमें वहाँ डॉक्यूमेंट तो नहीं होता। वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं, जिसमें विक्टिम भी शामिल है, जिसके साथ मारपीट हुई है, जिसके साथ रेप हुआ है, वो लोग भी गवाह होते हैं, क्योंकि वो भी तो मौजूद है ना वहाँ, उनके साथ तो हुआ है, तो वो तो हाजिर है वहाँ। तो वो अपनी अदालत में आकर के ओरल एविडेंस देते हैं, यानी कोर्ट में शपथ लेकर के ये बयान देते हैं कि हमारे सामने फला आदमी ने इनके साथ मारपीट की, हमारे सामने फला आदमी ने इन पर गोली चलाई, हमारे सामने फला आदमी ने गोली चलाने के लिए उकसाया, हमारे सामने फला आदमी ने इनके साथ बलात्कार किया, या फला आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया। अगर मैं खुद महिला हूँ तो मैं खुद बयान दूंगा कि मेरे सामने फला फला आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया। उसमें सामने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे साथ किया तो मेरे सामने तो है ही वो। तो ये ओरल एविडेंस कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि ओरल एविडेंस के दो भाग होते हैं। वो है, एक तो होता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, कि जिन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों से घटना को डायरेक्ट देखा है वो तो डायरेक्ट एविडेंस हो गई। इसमें सेक्शन 60 रेलेवेंट है एविडेंस एक्ट का, वो खोल लीजिए, हाँ, और सेक्शन 60 में देख लीजिए कि जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। और उसका जो सेकेंडरी एविडेंस है वो भी रेलेवेंट हो जाती है, जैसे रेस गेस्टा है, जैसे 32 है। अब जैसे तुम्हारे सामने किसी ने मारा जान से और घायल करके चला गया, उसने तो सोचा ये मर गया। अब जब तुम
उसको लेकर अस्पताल गए तो वो जिंदा था। उसको होश आ गया और उसने बताया कि हमको फला आदमी ने इस कारण से मारा है। तो वो मरने से पहले अपना बयान तुम्हें दे गया। तो ये हियर से एविडेंस है, क्योंकि वो तुम्हें अपना मरने का कारण बताया गया, किसने मारा है ये बता गया। तुम्हारा मौके पर होना जरूरी नहीं है। अगर तुमने खुद देखा है मारते हुए तो डायरेक्ट एविडेंस है, फिर 32 की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम वहाँ उपस्थित नहीं हो, जब वापस कहीं से तुम आए और देखा वो घायल पड़ा है, तो तुमने उससे पूछा कि तुम्हें किसने मारा, चलो तुमको अस्पताल ले चलते हैं, तो उसने बताया कि फला आदमी ने हमको मारा और इस कारण से मारा, हमारे पास पैसे थे वो छीन के ले गए, हमको मार दिया। वो तो मरा हुआ सोच, हम बेहोश हो गए थे, हमें मरा हुआ छोड़ के चले गए। फिर थोड़ी देर में हमें होश आ गया, तो अब आप आ गए तो हमने आपको बताया कि फला फला आदमी ने मारा। और फिर अस्पताल ले जा करके जब भर्ती कराया तो 1 दिन 2 दिन में वो मर गया, या जब अस्पताल ले जा रहे थे तभी मर गया रास्ते में। पर वो मरने से पहले बता गया कि किसने हमको मारा है। तो तुमने मारते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मरने वाला तुम्हें बता गया, तो सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट में तुम्हारा बयान जो है उसका बयान माना जाएगा, जो मरने से पहले बता गया। हालांकि ये आपकी वो है वो क्या, वो हियर से एविडेंस है। इसको सेकेंडरी एविडेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि सेकेंडरी एविडेंस तो हमेशा डॉक्यूमेंट्स की होती है। जो ओरल एविडेंस होती है उसकी जो नंबर 2 की एविडेंस है उसको हियर से एविडेंस कहते हैं। नॉर्मली वो एडमिसिबल नहीं होती कि भाई तुमको जिसने बताया है उसको पेश करो, जिसने देखा है और तुम्हें बताया है उसको पेश करो, उसकी डायरेक्ट होगी। पर तुमको बता के मान लो मर गया वो, तो वो फिर तुम्हारी एविडेंस वहाँ मान ली जाती है, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है तो उसको लाया नहीं जा सकता। अब अब ये जो एविडेंस एक्ट का 32 सेक्शन है वो डाइंग डिक्लेरेशन है। ये उन लोगों से संबंधित है जो लोग अब उपलब्ध नहीं हैं, अपना बयान दे गए हैं। अब वो लोग अगर वो उपस्थित होते, जिंदा होते, तो उनकी एविडेंस सीधे आ सकती थी। हाँ, अब वो अगर वो है नहीं, उपलब्ध नहीं, कहीं गायब हो गए हैं, कहीं खो गए हैं, या उनको चोट लग गई बाद में वो पागल हो गए हैं, या वो विदेश चले गए हैं, और जो एविडेंस है वो उसको उनको विदेश से बुलाना बहुत महंगा पड़ेगा, तो कानून उनको इजाज़त देता है कि वो जाने से पहले जो तुम्हें बता गए हैं वो न्यायालय को तुम बता दो। हाँ, वो 32 में दिया हुआ है, 32 एविडेंस एक्ट का। हाँ, उसमें तब है जब आपको वो व्यक्ति जिसका ओरिजिनली वो बयान है वो उपस्थित नहीं है और वो बता गया है तुमको या किसी और को, तो वो जो कोई और व्यक्ति है जिसको बता कर गया है वो न्यायालय में आकर के शपथ लेकर बयान दे सकता है कि मरने से पहले या विदेश जाने से पहले या पागल होने से पहले, हाँ, या बूढ़े होने से पहले, बेहद बूढ़े हो जाते हैं ना लोग, 90 साल के ऊपर हो जाते हैं तो उनकी बुद्धि काम नहीं करती, उनकी मेमोरी काम नहीं करती, उस समय वो गवाही देने के लिए कैपेबल नहीं होते, तो उनकी भी जो नंबर 2 की कैटेगरी की एविडेंस है, जो इसको हियर से एविडेंस कहते हैं, वो रेलेवेंट हो जाती है। अब आ जाइए आप डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होती है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आप ओरल एविडेंस से नहीं काट सकते हो। अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड हो गई है तो वह डॉक्यूमेंट ही पेश करना पड़ेगा। जैसे मरने वाले ने अपनी वसीयत कर दी थी तो वसीयत ही दाखिल करनी पड़ेगी। रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो गई थी प्रॉपर्टी की तो रजिस्ट्री दाखिल करनी पड़ेगी। कोई एग्रीमेंट हुआ था तुम्हारे और उसके बीच में तो वो एग्रीमेंट दाखिल करना पड़ेगा। इसमें ओरल एविडेंस से आप नहीं कह सकते कि नहीं एग्रीमेंट में लिखा तो ये है, पर वास्तव में बाद में हमारा जुबानी तय हो गया था कि इतने नहीं इतने पैसे दे देना इस काम के, वो नहीं चलेगा। वो डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वही माना जाएगा। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये भी 2 प्रकार की होती है। ये संभव है कि जो गिफ्ट डीड करके गए या सेल डीड की गई है तुम्हारे फेवर में या विल की गई है तुम्हारे फेवर में, वो डॉक्यूमेंट खो जाए, जल जाए, चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, फट फूट जाए, तो फिर वो एविडेंस तो वो डॉक्यूमेंट तो मिलेगा नहीं।
तो उसकी जो सेकेंडरी एविडेंस है, जैसे फोटो स्टेट कॉपी है, हाँ, तो वो आप सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 एविडेंस एक्ट में लिस्ट पूरी दी हुई है कि कौन कौन सी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस होगी, वहाँ से निकाल के आप उसे देख लो। और सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट की वो ओरल भी हो सकती है। उदाहरण के लिए कि अगर किसी ने कोई वसीयत लिखवाई मुझसे, मैं वकील हूँ, और वसीयत मैंने लिखी और हमने उसको टाइप कराई, और जो मालिक है वसीयत करने वाला, उसको पढ़ के मैंने सुनाया, वसीयत मेरी बनाई हुई है, तो मुझे सब याद है कि वसीयत में क्या लिखा है। अब वसीयत करने वाला करके और मर चला गया, अब अपने बच्चों के नाम में या किसी रिश्तेदार के नाम में। अब उसके बाद में वो ओल्ड मैन मर गया, वसीयत जो है या तो मिल नहीं रही या वो नष्ट हो गई। घर में हो सकता है आग लग गई, या छत बरसात में टूट गई और नीचे मिट्टी में सब खराब हो गई। तो वकील साहब जिन्होंने उस वसीयत को बनाया था, और या जिस व्यक्ति ने उस वसीयत को पढ़ा था ठीक से, जिसने उसको पढ़ा था, वो अपने ओरल मेमोरी के आधार पर ये बता सकता है कि फला फला प्रॉपर्टी मरने वाला फला लड़के को या अपनी बेटी को या अपनी बहन भाई को ये वाला प्लॉट उनके नाम वो कर गया था, हम ही ने वसीयत बनाई थी, या हमने उस वसीयत को बाबूजी ला करके हमें दिखाया था, उन्होंने, हमने उसको अच्छे से पढ़ा था। हमने कहा भी था कि बाबूजी ये प्लॉट आपने अपने बच्चों को नहीं दिया। बोले नहीं, हमारे छोटे भाई ने मेरी बहुत सेवा की है, तो मैं मरने से पहले उसको ये प्लॉट दे के जाना चाहता हूँ, ताकि वो इसमें अपना मकान बना के अपने बच्चों के साथ रहे, और बाकी प्रॉपर्टी मैं अपने बच्चों के लिए छोड़े जा रहा हूँ। ये उन्होंने वसीयत में लिखा था, और हमने उसको अच्छे से पढ़ा था। या तो हमने बनाया था खुद एज ए लॉयर, और या हमने उसको उनके मित्र होने के नाते उसको पढ़ा था। वो तो मर गए, पर मैं जिंदा हूँ। असली वाली वसीयत मिल रही नहीं, नष्ट हो गई, फट गई, चोरी हो गई, आग में जल गई, कुछ भी हो गया उसके साथ। तो हम न्यायालय में आकर के उसको जबानी बयान दे सकते हैं कि ये वसीयत वो मरने से पहले कर गए थे, हमने खुद उसको पढ़ा था। ये बात सेक्शन 63 सब सेक्शन 5 में एविडेंस एक्ट के लिखी हुई है। तो जो भी उसको देखना चाहे वो वहाँ देख ले, कि शर्त यही है कि उस डॉक्यूमेंट को उसने देखा हो, ही मस्ट हैव सीन इट। यहाँ सीन के माने हैं सीन एंड रेड इट, क्योंकि देख तो वो भी आदमी सकता है जो अनपढ़ हो, वसीयत को या डॉक्यूमेंट को देख सकता है, पर उसके देखना ना देखना बेकार है, क्योंकि उसमें क्या लिखा था ये तो जानता ही नहीं वो। तो अगर वो बयान देगा कोर्ट में तो तभी दे पाएगा ना, जब उसको वो पढ़ना आता हो। तो यहाँ सीन के माने 63(5) में जो लिखा है, वो सीन के माने सीन एंड रेड इट, सीन एंड रेड इट। तो इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेक्शन 59 एविडेंस एक्ट में ये गाइडलाइन दी हुई है कि सबसे पहले आप किसी फैक्ट को प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करोगे। सेकेंडरी एविडेंस तभी एडमिसिबल होगी जब प्राइमरी एविडेंस 65 में जो परिस्थितियां दी गई हैं एविडेंस एक्ट के, कि इन परिस्थितियों में आप सेकेंडरी एविडेंस दाखिल कर सकते हो। अब एक बहुत ही मज़ेदार बात एविडेंस एक्ट की हम बताते हैं। जो सेक्शन 91 और 92 एविडेंस एक्ट है, तो 91 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करता है। अब अगर कोई फैक्ट, कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, या विल लिखत में है, तो वो लिखत ही प्रूव होगी, ओरल से उसको साबित नहीं कर सकते। और वो फैक्ट जिनको कानूनन लिखत में होना चाहिए, और तो वो लिखत में ही होने चाहिए, ओरल उन्हें साबित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है जो यूपीजेडए से गवर्न होती है, देहात की खेती की ज़मीन जो है, हाँ, जिसके आप भूमिधर हैं, तो उस एग्रीकल्चरल लैंड की वसीयत अगर आप किसी को करना चाहते हो तो ओरल नहीं कर सकते। आप अपनी मकान की वसीयत तो ओरल कर सकते हो,
आप अपने बैंक के रुपए की भी वसीयत ओरल कर सकते हो, आपके घर में जो ज्वेलरी है उसकी भी ओरल कर सकते हो, आपकी गाड़ी जो बाहर खड़ी है उसकी भी कर सकते हो। लेकिन आप एग्रीकल्चर लैंड की अगर वसीयत करना चाहते हो तो उसको लिखित में होना जरूरी है और उसको रजिस्टर होना भी जरूरी है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक रजिस्टर ही नहीं हो सकता जब तक वो लिखित में ना हो। इसी तरह से जैसे आप शादी करते हो तो लड़की के घर वाले जो हैं, माँ बाप जो हैं, भाई बहन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वो शादी में बहुत सारा दहेज देते हैं। जैसे सोफ़ा सेट देते हैं, अलमारी देते हैं, बेड देते हैं, कुछ रुपए भी देते हैं शगन के, हाँ, या ज्वेलरी देते हैं, एसी देते हैं, टेलीविज़न देते हैं। तो ये सब की जो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें कानून बना हुआ है, 1985 में अमेंडमेंट हुआ था कि इसकी लिखित में लिस्ट बननी चाहिए और उस लिस्ट में दूल्हा और दुल्हन यानी लड़का और लड़की जो ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम है जिनकी शादी हुई है उनके दोनों के दस्तखत होने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि लड़की वाले ये हिम्मत नहीं जुटा पाते कि लड़के वालों से कहें कि मैं दस्तखत करूं, हाँ, और वो दहेज तो दे देते हैं और लड़की विदा करा के ससुराल चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में जब उनका आपस में नहीं बनती है, झगड़ा हो जाता है किन्हीं कारणों से भी, और डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत 406 का मुकदमा डालते हैं वो, आईपीसी का 406 जो है ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, और कि हमारा दहेज का सामान मुझे वापस दिलाया जाए जो हमने इतना दिया था। अभी शादी को 1 ही 2 साल हुए हैं और मैरिज फेल हो गई और हमने शादी में 20 लाख रुपए खर्च किए थे, हाँ, तो सामान वगैरह मैंने, अब जो दावत में खर्च हुए वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सामान खरीद के हमने दुल्हन को, अपनी बेटी को दिया था, ससुराल चला गया सामान, तो ससुराल वालों से वापस लेने के लिए हमें उस लिस्ट की ज़रूरत है। तो जो 91 में लिखा है साफ साफ कि इन ऑल अदर मैटर्स, कि वो चीज़ लिखत में होनी चाहिए, तो वो लिखत में ही होनी चाहिए। तो दहेज की लिस्ट अगर नहीं बनेगी और बाद में लड़की ने जब दावा किया और लिस्ट, सामान की लिस्ट बनाई और उसमें अपने दस्तखत करके दाखिल कर दिया, तो वो पढ़ी नहीं जाएगी क्योंकि 91 से हिट हो जाएगी, 91 एविडेंस एक्ट, क्योंकि उसमें साफ साफ बना है, लिखा हुआ है। लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वो तो सब जानते हैं, पर ऑल इन अदर मैटर्स, वन, कि कोई चीज़ लिखत में होनी चाहिए, वो लिखा हुआ है, वो लिखत में नहीं है, तो वो फिर प्रूव नहीं हो पाएगी। आप कहते रहो जुबानी, लड़की भी कहे, लड़की का बाप भी कहे कि मैंने ये सामान अपने दहेज में अपने दामाद को, अपने अपने अपनी बेटी को ससुराल जाते समय दिया था, तो तुम कहते रहो, लेकिन वो प्रूव नहीं हो सकती क्योंकि कानून ये कहता है कि वो लिखत में होना चाहिए और उसमें दोनों के दस्तखत होने चाहिए। जो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसको निकाल करके आप देखोगे तो लास्ट में, आखिरी में, वो अमेंडमेंट एक्ट उसमें छपा हुआ है। जो बेयर एक्ट है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट का 1961 का, उसमें पीछे है वो, उसको कोई ध्यान नहीं देता। तो उसको आप देख करके और इस्तेमाल करो, और शादी के टाइम में जब सामान जो बने तो उसकी लिस्ट जो है वो बनवा करके दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। और वो शादी करने से पहले ही, जब शादी के फेरे वेरे होते हैं, उसी समय उसको बनवा करके ये सामान है, दो लिस्ट बन गई, हाँ, तो जब लड़का और लड़की दोनों बैठे होते हैं मंडप में, उस समय उनके माँ बाप वहाँ नहीं होते, दूल्हा दुल्हन दो ही होते हैं, उसी समय अपनी बेटी से कहो इसमें दस्तखत करो और दूल्हे से भी कहो उसी समय। तो उस समय चूंकि वो अकेला होता है, उसका कोई सलाहकार वहाँ नहीं होता, तो वो लिस्ट देखेगा कि बेटा ये सामान हम भिजवा रहे हैं, तो इसमें दोनों साइन कर दो, इसकी एक कॉपी जाती है, हाँ, क्योंकि रास्ते में ताकि चेकिंग वगैरह हो तो ये हो कि सामान शादी का मिला है तो ये सामान घर जा रहा है, तो इस तरह से वो साइन कर देगा। बाद में जब लड़की विदा हो जाती है, ससुराल चली जाती है, तब वो साइन कभी नहीं करेगा क्योंकि उसके और 4 सलाहकार मिल जाते हैं। उस समय शादी के समय तो उसका सारा ध्यान दुल्हन पे होता है,
लिस्ट पर नहीं होता, पर बाद में लिस्ट पर भी होगा और वो दस्तखत नहीं करेगा।